क्या आपने कभी अपने बच्चे से कहा है, देखो शर्मा जी का बेटा कहां पहुंच गया और तुम यहीं रह गए? हम इसे अक्सर प्रेरणा समझते हैं, लेकिन कभी कभी यही शब्द किसी के मन में जलन और नफरत का वो बीज बो देते हैं जिसका अंजाम इतना खौफनाक होता है कि सिर्फ एक व्यक्ति की ही नहीं बल्कि कई जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। आज हिडन रियलिटी पर हम जो सच्ची दास्तान आपको सुनाने जा रहे हैं वह इसी जहरीली मानसिकता का एक ऐसा रूह कपा देने वाला नतीजा है जिसने एक होनहार बेटी के सारे सपनों को हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। इस केस की सुनवाई के दौरान मामले की पैरवी कर रहे वकील ने इसे महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं सुनवाई कर रही जज ने फैसला सुनाते समय ऐसी टिप्पणी की थी जिसे सुनकर पूरे कोर्ट रूम की आंखों में आंसू आ गए थे और आरोपी के साथ 2023 और 2025 में जो कुछ हुआ है उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बात है 1 मई 2013 की। वैसे तो यह दिन अधिकतर लोगों के लिए आम दिनों की तरह ही था, मगर दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए यह दिन बेहद खास था। आज पहली बार प्रीति दिल्ली से बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन खुशी भी अपार थी, क्योंकि प्रीति ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया था जिस पर उसके पूरे परिवार को नाज था। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। उन्होंने दिल्ली के लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग से 4 साल का नर्सिंग कोर्स पूरा किया था। कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने दिल्ली के ही बत्रा अस्पताल में 1 साल की इंटर्नशिप भी की थी। उसका सपना था कि वह मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बने और इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली और प्रीति राठी ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया। वह एग्जाम में शामिल हुई और सफल भी रही। प्रीति का चयन नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर हो गया था। अब तक सभी कागजी कार्यवाहियां भी पूरी हो चुकी थीं और अब प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था। उसे इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप अश्विनी में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी। चूंकि परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी, इसलिए उसे मुंबई तक छोड़ने उसके पिता अमर राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ जा रहे थे। इन सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पहुंचना था। तय समय पर 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुकती है। ट्रेन के रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ जल्दी से उसमें सवार हो जाती है। सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चलती है। उस दिन ट्रेन में काफी भीड़भाड़ थी। आरक्षित सीटों पर तो लोग बैठे ही थे, लेकिन इसके अलावा भी कई लोग खड़े हुए थे। इसी भीड़ की वजह से बोगी के अंदर गर्मी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही थी। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसकी हरकतें बेहद अजीब थीं। इतनी गर्मी में भी उसने अपना चेहरा गमछे से ढक रखा था और सिर पर कैप पहनी हुई थी। वह किसी से बातें तो कर रहा था, लेकिन साफ तौर पर बेचैन लग रहा था। कभी उठकर बाथरूम की तरफ जाता तो कभी वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाता। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह बार बार छिपकर प्रीति की तरफ झांकने की कोशिश कर रहा था। उसकी ये संदिग्ध हरकतें प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस कर ली थीं और अब वे उसे लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो गए थे। खैर, उस भीड़-भाड़ और गहमागहमी के बीच सभी लोग धीरे धीरे सो गए। रात यूं ही गुजर गई और सुबह होते ही सबकी आंख खुली। इधर ट्रेन भी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए मुंबई की सरहद में दाखिल हो चुकी थी। अब तारीख बदलकर 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति और उसके परिवार वालों को बांद्रा स्टेशन पर उतरना था। सुबह ठीक 8:05 पर ट्रेन बांद्रा स्टेशन पहुंच जाती है। प्रीति, उसके पिता, चाचा और चाची सभी ट्रेन से उतर जाते हैं और अब यहां से बाहर निकलकर उन्हें टैक्सी लेनी थी। इसलिए सभी अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लंबे सफर की वजह से ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति थोड़ी थकान महसूस कर रही थी, इसलिए उसके कदम कुछ धीमे थे। वहीं उसके पिता और चाचा चाची उससे कुछ कदम आगे आगे चल रहे थे। जब प्रीति ने देखा कि वह अपने परिवार वालों से काफी पीछे छूट गई है, तो उसने भी अपने कदम तेज करने शुरू कर दिए ताकि वह जल्दी से उनके पास पहुंच सके।
अभी प्रीति ने अपने कदम तेजी से बढ़ाने शुरू ही किए थे कि अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसके कंधे को छुआ है। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वह पीछे मुड़कर देखती है कि आखिर किसने उसे छुआ। और जैसे ही प्रीति अपना चेहरा पीछे घुमाती है, उसे वही लड़का दिखाई देता है जिसने अपने चेहरे को गमछे से ढक रखा था और जो ट्रेन में लगातार उसे घूरने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह नकाबपोश लड़का एक डिब्बा निकालता है और अगले ही पल उसमें से कुछ प्रीति के चेहरे की तरफ फेंक देता है। और जैसे ही वह फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, प्रीति दर्द से तड़प उठती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। प्रीति की दर्दनाक चीख सुनकर उसके पिता और चाचा चाची बदहवास होकर दौड़ते हुए उसके पास पहुंचते हैं। स्टेशन पर मौजूद दूसरे यात्री भी प्रीति के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। उसकी वह खौफनाक हालत देखकर वहां मौजूद लोगों को यह समझते देर नहीं लगती कि किसी दरिंदे ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया है। प्रीति के पिता और चाचा चाची जैसे ही तड़प रही प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं, उसके कपड़ों पर गिरे एसिड के कुछ छींटे उनके हाथों पर भी पड़ जाते हैं। इससे उनके हाथों में भी तेज जलन शुरू हो जाती है, लेकिन वे अपने दर्द की परवाह किए बिना अपनी बदहवास बेटी को बचाने में जुट जाते हैं। प्रीति के पिता और चाचा तुरंत उसे उठाते हैं और दौड़कर स्टेशन मास्टर के ऑफिस ले जाते हैं। प्रीति असहनीय तकलीफ में थी और एसिड के कारण उसके घाव काफी गहरे हो चुके थे। उसकी हालत देखकर रेलवे अधिकारी तुरंत उसे अस्पताल भेजने की व्यवस्था करते हैं। उधर वह नकाबपोश लड़का प्रीति पर एसिड फेंकने के बाद स्टेशन की भीड़ में भागने लगता है। लेकिन जब वह प्रीति पर एसिड फेंक रहा था, उसी दौरान उसकी कुछ बूंदें स्टेशन पर मौजूद 15 साल के एक लड़के समीर शेख पर भी गिर गईं। तेजाब से त्वचा जलते ही समीर दर्द से तड़प उठा और उसने आगे खड़े सलीम उर्फ सलमान को जोर से चिल्लाकर उस भागते हुए हमलावर को पकड़ने के लिए कहा। हालांकि नकाबपोश उस वक्त भारी भीड़ का फायदा उठाकर स्टेशन से भागने में सफल रहा। समीर शेख और सलीम उर्फ सलमान दोनों ही बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर कचरा और खाली बोतलें बीनने का काम करते थे और इस केस में आगे चलकर इन दोनों ने काफी अहम भूमिका निभाई। इधर प्रीति को गुरु नानक अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है, जहां डॉक्टरों की टीम आनन फानन में उसका शुरुआती इलाज शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एसिड के छींटों से झुलसे प्रीति के पिता, चाचा चाची और मदद करने वाले युवक समीर शेख को इलाज के लिए भाभा अस्पताल ले जाया जाता है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच जाती है और स्पॉट पंचनामा बनाना शुरू कर देती है। चूंकि समीर के जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए उसे प्राथमिक उपचार के बाद जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। पुलिस उसे वापस घटनास्थल पर लेकर आती है और उसी के चश्मदीद बयान के आधार पर मामला दर्ज करना शुरू करती है। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन परिसर से अहम सबूत भी इकट्ठा करने में जुट जाती है। दूसरी ओर प्रीति की जान बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी थी। शुरुआत में उसे भाभा अस्पताल ले जाने की बात हुई थी, लेकिन हालत ज्यादा नाजुक होने के कारण जल्दबाजी में उसे गुरु नानक अस्पताल ले जाया गया था। मगर अब एक नई मुसीबत सामने खड़ी थी। गुरु नानक अस्पताल में गंभीर रूप से झुलसे मरीजों के लिए बर्न यूनिट नहीं था और वहां कई अन्य जरूरी मेडिकल सुविधाओं की भी कमी थी। इसलिए हालात की नजाकत को समझते हुए कुछ ही देर बाद प्रीति को वहां से मुंबई के मसीना अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। मसीना अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की एक विशेष टीम उसका सघन इलाज शुरू कर देती है। इधर पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए मसीना अस्पताल पहुंचती है, लेकिन एसिड से हुए जख्म इतने गहरे थे कि प्रीति की आवाज जा चुकी थी। उसका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था और गर्दन पर भी बेहद गंभीर घाव थे। इस दर्दनाक स्थिति के कारण पुलिस उसका बयान दर्ज नहीं कर सकी। प्रीति के शरीर पर भले ही गहरे जख्म थे, मगर उस बहादुर लड़की का हौसला अभी टूटा नहीं था। वह पूरे जज्बे और हिम्मत के साथ इस खौफनाक दर्द से लड़ रही थी। जब वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो उसने अपने हाथों से लिखने का इशारा किया। इसके बाद उस जांबाज बेटी को पेन और पेपर दिया गया। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद देश और प्रदेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जल्द से जल्द प्रीति के गुनहगार को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठने लगी। पुलिस प्रशासन पर भी अपराधी को तुरंत पकड़ने का भारी दबाव था।
लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस दरिंदे का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हालांकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने हमलावर का एक स्केच तैयार करवा लिया था और उसकी तलाश भी तेज कर दी थी। लेकिन अब भी पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली थे। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तनु को फोन करता है। वह प्रीति के बारे में पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। पवन कुमार बीटेक का छात्र था और प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान भी थी। तनु इस फोन कॉल की जानकारी तुरंत अपने पिता अमर राठी को देती है। इसके बाद अमर राठी मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को बताते हैं कि पवन कुमार नाम के एक लड़के ने फोन करके प्रीति का हालचाल लिया है। यह अहम जानकारी मिलने के बाद पुलिस उस स्केच को लेकर मसीना अस्पताल में प्रीति के पास पहुंचती है। वही स्केच जो स्टेशन पर मौजूद गवाहों के बयानों के आधार पर तैयार किया गया था। पुलिस प्रीति को वह स्केच दिखाती है और पूछती है, क्या तुम इस चेहरे को पहचानती हो? जवाब में प्रीति अपने हाथों से बोर्ड पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति के इशारों के अनुसार स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से ही कोई एक हो सकता था। चूंकि प्रीति ने भी पवन कुमार का नाम लिखा था और उधर पवन ने ही फोन करके उसका हालचाल भी जाना था, इसलिए पुलिस का शक गहरा हो जाता है। पुलिस यह अनुमान लगाती है कि शायद पवन कुमार ने ही प्रीति पर यह खौफनाक एसिड अटैक किया होगा और अब फोन करके वह यह जानना चाह रहा होगा कि प्रीति जिंदा है या नहीं। इसी शक के आधार पर पुलिस अपनी जांच की दिशा पवन कुमार की तरफ मोड़ देती है और तुरंत उसकी तलाश में जुट जाती है। कुछ दिनों की सघन खोजबीन के बाद आखिरकार 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। पवन कुमार की गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही लोगों का गुस्सा और भड़क उठता है। देश भर से लोग इस खौफनाक अपराध के लिए उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ करोड़ों हाथ प्रीति के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की दुआएं भी मांग रहे थे। मगर दुर्भाग्य से प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। मसीना अस्पताल में उसे भर्ती हुए कई दिन बीत चुके थे और इस दौरान उसकी कई गंभीर सर्जरी भी की गई, लेकिन उसकी सेहत में सुधार होने के बजाय गिरावट ही आती जा रही थी। एसिड के घातक असर के कारण प्रीति के शरीर के आंतरिक अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। जब मसीना अस्पताल के डॉक्टरों को लगा कि उसकी हालत अब बेहद गंभीर होती जा रही है, तो उन्होंने उसे तुरंत बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर कर दिया ताकि उसे और बेहतर इलाज मिल सके। इस केस से अब पूरे देश की भावनाएं जुड़ चुकी थीं। हर कोई हर पल प्रीति की हालत के बारे में जानना चाहता था। जनता के भारी दबाव को देखते हुए सरकार की ओर से भी प्रीति को सर्वोत्तम इलाज देने की व्यवस्था की गई। जैसे ही प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल लाया गया, देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक विशेष टीम बनाई गई और उन्हें ही प्रीति को बचाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद यहां भी प्रीति की हालत सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ती गई और अंततः उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा। फिर भी डॉक्टरों ने हार नहीं मानी और उसकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। वह बहादुर बेटी आखिरी सांस तक इस भयानक दर्द और हालात से लड़ती रही। लेकिन अंततः 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति हम सबको हमेशा के लिए रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। हम आपको उस मनहूस घड़ी की उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते और सच कहें तो अच्छा ही है कि आप उसे न देखें। अगर आप उस तस्वीर को देख लेते तो शायद आपकी रूह कांप उठती और आप रातों को सो नहीं पाते। उस मासूम का चेहरा इस कदर झुलस चुका था कि उसकी एक आंख पूरी तरह से पिघलकर खत्म हो गई थी और दूसरी आंख भी लगभग 40% तक क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। घाव इतने गहरे और दर्दनाक थे कि उसका जबड़ा और चेहरे की हड्डियां तक बाहर झांक रही थीं। एक पल के लिए बस कल्पना कीजिए कि उस वक्त उस बच्ची के शरीर में दर्द का कैसा उफान उठ रहा होगा। लेकिन शरीर के इस कदर क्षत विक्षत हो जाने के बावजूद प्रीति का हौसला कभी नहीं टूटा था। मौत और असहनीय पीड़ा की दहलीज पर खड़ी होकर भी वह खुद कभी नहीं रोई, बल्कि लगातार फूट फूट कर रोते अपने परिवार की हिम्मत बंधाती रही। वह न तो देख सकती थी और न ही बोल सकती थी, फिर भी उसने अपने कांपते हाथों से कागज के टुकड़े पर जो लिखा, उसने वहां मौजूद हर शख्स का सीना चीर दिया और सबकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला।
मौत से लड़ते हुए इन 30 दिनों में उसने कागज पर जो लिखा था उसे सुन पाना भी आसान नहीं है। उसने अपने कांपते हाथों से एक पर्ची पर लिखा, आप लोग टेंशन मत लो, सिस्टर मेरी ध्यान रख रही है, आप चिंता मत करो, पापा का ध्यान रखो, आप भी ठीक से खाते पीते रहो। जरा सोचिए, जिस लड़की का शरीर तेजाब से इस कदर जल चुका हो, जो मौत के बिल्कुल करीब खड़ी हो, वह इस बात की फिक्र कर रही थी कि उसके घर वालों ने ठीक से खाना खाया या नहीं। अपनी उस असहनीय तकलीफ में भी उसे सिर्फ अपनों की चिंता थी। उसे डर था कि जो दरिंदगी उसके साथ हुई वह उसकी छोटी बहनों के साथ न हो जाए। इसीलिए उसने अपने पापा के लिए लिखा, पापा मुझे निक्की और तन्नू की भी पूरी सिक्योरिटी करवानी है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ भी हो। और एक 23 साल की लड़की जिसके घर बसाने के छोटे छोटे सपने थे, उन सपनों के टूटने का दर्द भी उसने एक लाइन में लिख दिया था। मम्मी पापा ने तो मेरे लिए रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए थे, पर मुझे अब कुछ भी नहीं दिखता। ये महज कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि एक होनहार बेटी के वो आखिरी एहसास थे जो उस तेजाब की जलन में हमेशा के लिए खामोश हो गए। प्रीति की मौत की खबर जैसे ही सामने आई, पूरे देश में गम और भारी गुस्से की लहर दौड़ गई। हर कोई उस जांबाज बेटी के इस तरह चले जाने से गहरे सदमे में था। मौत के बाद प्रीति का पोस्टमार्टम किया गया और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए वापस दिल्ली लाया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया गया। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बाद देश के कोने कोने से बस एक ही मांग उठ रही थी, प्रीति के कातिलों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिले। इधर पुलिस ने शक के आधार पर पवन कुमार नाम के लड़के को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन उनके सामने अब एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। समस्या यह थी कि पवन कुमार के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए किसी भी तरह का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस की लाख कोशिशों और तफ्तीश के बावजूद अब तक पवन कुमार को इस भयानक जुर्म से जोड़ने वाली एक भी कड़ी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई थी। हालांकि उसे जेल भेजा जा चुका था, लेकिन सजा दिलाने के लिए सबूत होना जरूरी था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और इस घटना को 3 महीने पूरे हो चुके थे। लेकिन सबसे गंभीर बात यह थी कि इतने समय के बाद भी मुंबई पुलिस पवन के खिलाफ कोर्ट में कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई थी। इसी वजह से 9 अगस्त 2013 को कोर्ट ने पवन कुमार को जमानत पर रिहा कर दिया। इधर जब पवन जमानत पर रिहा हो जाता है तो प्रीति के पिता अमर राठी को लगता है कि शायद पुलिस उनकी बेटी को अब न्याय नहीं दिला पाएगी। इसलिए वे अपने स्तर पर पूछताछ और तफ्तीश करना शुरू करते हैं। उनकी इस कोशिश से एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। 2 मई 2013 यानी घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वह हरियाणा के रोहतक में मौजूद था। बाद में जब पुलिस भी पवन कुमार के फोन की लोकेशन हिस्ट्री निकलवाती है तो इस बात की पूरी पुष्टि हो जाती है कि वारदात के वक्त पवन वास्तव में रोहतक में ही था। पुलिस की इस लचर कार्य प्रणाली से निराश होकर और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की खातिर प्रीति के पिता अमर राठी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। वे कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं और इस पूरे मामले की जांच सीआईडी मुंबई से करवाने की मांग करते हैं। कोर्ट एक पिता की इस जायज मांग को स्वीकार कर लेता है और आखिरकार इस खौफनाक केस की जांच रेलवे पुलिस से लेकर दिसंबर 2013 में मुंबई सीआईडी को सौंप दी जाती है। केस हाथ में आते ही सीआईडी मुंबई की टीम जांच के सिलसिले में सबसे पहले दिल्ली स्थित प्रीति राठी के घर पहुंचती है और बिल्कुल नए सिरे से जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। क्योंकि जब रेलवे पुलिस ने वह स्केच प्रीति को दिखाया था तो उसने 3 लड़कों के नाम लिखे थे। इसलिए सीआईडी सबसे पहले उन्हीं तीनों पर फोकस करते हुए जांच को आगे बढ़ाती है और जब उन तीनों की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो सीआईडी के होश उड़ जाते हैं। उनमें से एक लड़के अंकुर की स्थिति बेहद संदिग्ध थी। 1 मई से लेकर घटना के बाद तक उसकी लोकेशन प्रीति के आसपास ही पाई जाती है। यह अहम सुराग मिलते ही सीआईडी तुरंत एक्शन में आती है और अंकुर पवार को पूछताछ के लिए बुलाती है। पूछताछ के दौरान अधिकारी अंकुर से सीधा सवाल करते हैं, 1 मई 2013 को तुम कहां थे? इस एक सवाल पर ही अंकुर हड़बड़ा जाता है। वह ठीक से जवाब नहीं दे पाता और बार बार अपने बयान बदलने लगता है।
इसी बीच सीआईडी अधिकारियों की तेज नजर अंकुर के दोनों हाथों पर पड़ती है, जहां जख्म के कुछ पुराने निशान साफ नजर आ रहे थे। ये निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे तेजाब से जलने पर होते हैं। अंकुर का बार बार बयान बदलना और उसके हाथों पर ऐसे निशान दिखना अब सीआईडी का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। इसके बाद बिना कोई देरी किए आगे की कड़ी पूछताछ के लिए सीआईडी टीम 17 जनवरी 2014 को अंकुर पवार को गिरफ्तार कर अपने साथ मुंबई लेकर आ जाती है। मुंबई लाकर सीआईडी की टीम अंकुर से सख्ती से पूछताछ करती है। कुछ ही घंटों की कड़ी पूछताछ में वह टूट जाता है और यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि उस दिन स्टेशन पर प्रीति पर एसिड फेंकने वाला वह नकाबपोश दरिंदा कोई और नहीं बल्कि यही अंकुर पवार था। इसके बाद पुलिस तुरंत अंकुर को विधिवत गिरफ्तार कर लेती है और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसे अस्पताल भेज देती है। मेडिकल जांच से वापस आने के बाद जब पुलिस अंकुर से विस्तार से पूछताछ शुरू करती है तो वह अपने खौफनाक जुर्म की पूरी दास्तान बताता है जिसने सभी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। दरअसल प्रीति और अंकुर का परिवार आमने सामने ही रहता था। प्रीति पढ़ाई में बेहद तेज थी जबकि अंकुर एक सामान्य लड़का था। अक्सर ऐसा होता था कि अंकुर के मां बाप उसे प्रीति का उदाहरण देकर ताने देते थे। इधर अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर प्रीति ने इंडियन नेवी में एक प्रतिष्ठित नौकरी हासिल कर ली थी, जबकि अंकुर पूरी तरह बेरोजगार था। इस बात को लेकर भी उसके घर वाले उसे बार बार प्रीति से तुलना करके ताने मारते थे। इन सब बातों ने मिलकर अंकुर के मन में प्रीति के खिलाफ एक भयंकर जलन और नफरत का जहर भर दिया था। इसी खतरनाक कुंठा और जलन में अंधा होकर उसने तय कर लिया कि वह प्रीति को ऐसा खौफनाक सबक सिखाएगा जिससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। प्रीति ने नेवी में शानदार नौकरी हासिल कर ली है। यह बात पड़ोस और आसपास के लोगों को भी पता चल चुकी थी। मोहल्ले वालों को यह भी मालूम था कि 1 मई को प्रीति अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने मुंबई जाने वाली है। अंकुर को भी इस बात की पूरी भनक लग चुकी थी। यही वजह थी कि वह उसी गरीब रथ एक्सप्रेस में सवार हो गया जिससे प्रीति जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट में एक बात और भी सामने आई थी कि अंकुर प्रीति से एक तरफा प्यार करता था और जब उसने प्रीति से अपने प्यार का इजहार किया तो प्रीति ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। खैर, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मोबाइल लोकेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन और मुंबई रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज तथा जहां से एसिड खरीदा गया था वहां के सबूत, इन तमाम चीजों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। अदालत में अंकुर का जुर्म साबित करने के लिए पुलिस ने चश्मदीद गवाहों के सामने शिनाख्त परेड करवाई। इस परेड के दौरान अंकुर के साथ साथ उसकी जैसी कदकाठी के कई अन्य लोगों को एक कतार में खड़ा किया गया। इसके बाद उन चश्मदीदों को बुलाया गया जिन्होंने घटना के दिन उस नकाबपोश को भागते हुए देखा था। जैसे ही इस घटना के अहम गवाह समीर शेख और सलीम वहां पहुंचे, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस भीड़ में से अंकुर पवार को पहचान लिया। वे तुरंत पुलिस की तरफ इशारा करते हुए बोले, साहब, यही वह लड़का है जो उस दिन स्टेशन पर उस लड़की पर एसिड फेंकने के बाद भाग रहा था। इसके अलावा समीर ने इस बात की भी पुख्ता पुष्टि की कि पुलिस ने घटनास्थल से जो डब्बा बरामद किया था वह बिल्कुल वही डब्बा था जो उसने वारदात के वक्त अंकुर के हाथ में देखा था। इन दोनों अहम गवाहों के अलावा पवन मालवीय नाम के एक व्यक्ति ने भी परेड में अंकुर की पहचान की। एक और चश्मदीद ने गवाही दी कि उसने रात के करीब 4 बजे अंकुर को उसी ट्रेन के टॉयलेट के पास संदिग्ध हालत में घात लगाए खड़े देखा था। तमाम पुख्ता सबूतों के आधार पर अंकुर को मुख्य आरोपी बनाते हुए पुलिस चार्जशीट फाइल करती है और इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट, ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 37 गवाह पेश किए जाते हैं। आखिरकार सभी वैज्ञानिक सबूतों और गवाहों के ठोस बयानों को बारीकी से देखने के बाद स्पेशल कोर्ट प्रीति राठी के असली गुनहगार अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और धारा 326 बी के तहत दोषी करार देती है। इस जघन्य और विरल से विरल अपराध के लिए कोर्ट उसे मौत की सजा सुनाती है और साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाती है। भारत के न्यायिक इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब किसी एसिड अटैकर को सीधे मौत की सजा सुनाई गई थी।
इस मामले की पैरवी कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अंकुर की इस दरिंदगी को महिला जाति के खिलाफ की गई अब तक की सबसे खौफनाक और घिनौनी हैवानियत करार दिया था। वहीं मामले की सुनवाई कर रही जज ने फैसला सुनाते हुए भारी मन से एक ऐसी टिप्पणी की जिसने पूरे कोर्ट रूम की आंखें नम कर दी। जज ने कहा था, इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरह झुलस चुका था और इतना भयावह हो गया था कि अगर प्रीति ने खुद अपना चेहरा आईने में देख लिया होता तो शायद वह उसी दिन दम तोड़ देती। मुंबई सेशन कोर्ट से भले ही 8 सितंबर 2016 को अंकुर को फांसी की सजा मिल गई थी, मगर इस दरिंदे ने उस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। हाई कोर्ट में इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद 12 जून 2019 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के उस ऐतिहासिक फांसी के फैसले को पलट दिया और सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इतना ही नहीं, 2023 में उसे मुंबई के ही ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जिन्हें ओपन जेल के बारे में जानकारी नहीं है उनके लिए बता दूं कि इस तरह की जेल असल में पारंपरिक जेलों जैसी नहीं होती। ये किसी अपार्टमेंट या रिहायशी परिसर की तरह होती है जहां छोटे छोटे झोपड़ी नुमा घर बने होते हैं। यहां सुरक्षा व्यवस्था बेहद कम होती है और अधिकतर भरोसा कैदियों पर ही किया जाता है। उन्हें काम करने की पूरी आजादी होती है और कई अन्य तरह की छूट भी दी जाती है। यहां तक कि कैदी कोर्ट की अनुमति लेकर अपने परिवार को भी अपने साथ रख सकते हैं। हालांकि यहां कुछ तय गाइडलाइंस होती हैं जिनका पालन हर कैदी को अनिवार्य रूप से करना होता है। लेकिन यहां भी 3 दिसंबर 2024 को अंकुर ने इन गाइडलाइंस का उल्लंघन कर दिया, जिसके बाद उसे फिर से सामान्य जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद उसने दोबारा ओपन जेल में भेजे जाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 14 जून 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और एक बेहद सख्त टिप्पणी की, ओपन जेल एक विशेषाधिकार है, कोई पैदाइशी हक नहीं। अंकुर पवार एक दरिंदा है और उसने जो किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। लेकिन एक समाज के तौर पर यह घटना हमारे सामने भी एक बड़ा सवाल छोड़ती है। जब हम अपने घर के बच्चों की तुलना दूसरों की कामयाबी से करते हैं, उन्हें बार बार ताने देते हैं, तो कई बार हम अनजाने में उनके भीतर प्रेरणा नहीं बल्कि एक जहरीला अंधकार भर रहे होते हैं जो कभी कभी बहुत खतरनाक रूप ले सकता है। इस दर्दनाक दास्तान को सुनाने का मकसद यही है कि हम इस मानसिकता को समझें और समय रहते बदलें। अपने बच्चों को किसी से अंधी रेस लगाना नहीं बल्कि इंसान बनना सिखाइए। उनकी अपनी खूबियों को पहचानिए और उन्हें निखारिए ताकि आगे चलकर कोई और मासूम नफरत की आग में न झुलसे और किसी और घर की प्रीति की मुस्कान हमेशा के लिए न छिन जाए। उस जांबाज और होनहार बेटी प्रीति राठी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज के इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही हिडन रियलिटी के साथ। तब तक अपनों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।